हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 3 को, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। हम समझेंगे इस चैप्टर में डेफिनेशन क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 को भी समझेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में इसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं हमारी कंट्री के इकोनॉमी पे। चलिए हम समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। अगर हम जैसा कि जानते हैं सोसाइटी के पैटर्न, ट्रेंड में या वैल्यूज़ में या कल्चर में कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो उसका प्रभाव सीधा बिजनेस पे पड़ता ही है, कोई सा भी बिजनेस हो। इसी तरह से अगर पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं कंट्री के अंदर में, यानी कि नई गवर्नमेंट आती है, तो इन सब चीज़ों का, गवर्नमेंट के एटीट्यूड का, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किसी भी बिजनेस पे। इस तरह से इकोनॉमिक चेंजेस अगर कंट्री में, कंडीशन जैसे कि किस लोगों की इनकम कितनी है, कितना इन्फ्लेशन है यानी महंगाई वगैरह कितनी है, तो इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा बिजनेस पे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में कभी भी चेंजेस होते हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है किस पे, बिजनेस पे। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के एक्सटर्नली यानी बाहर एग्जिस्ट करते हैं, यानी बिजनेस के अंदर तो नहीं होता, सोसाइटी पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी बाहर होते हैं, और उनका इफेक्ट भी पड़ता है बिजनेस के परफॉर्मेंस पे। तो एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी फैक्टर से मिलकर के ही बना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और इन पर बिजनेस कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं, यानी कि इन पर कोई बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं चलता। क्या कोई बिजनेस सोसाइटी पे कंट्रोल कर सकता है, पॉलिटिक्स पे कंट्रोल कर सकता है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इन सब पे कंट्रोल कर सकता है? तो याद रखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर है जिन पे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये बिजनेस के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन सभी को हम एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर की, तो सबसे पहला यही फीचर है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी फैक्टर्स या फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई एक फैक्टर नहीं होता, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस से मिल करके बना होता है। तो टोटल होता है ये बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का बिजनेस एनवायरनमेंट। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फोर्सेस होते हैं या फैक्टर जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो स्पेसिफिक या जनरल हो सकते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसका इफेक्ट एक किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे अलग तरीके से पड़ता है, और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट हर एक बिजनेस पे लगभग एक जैसा पड़ता है। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स या फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो इंटर रिलेटेडनेस होती है उनमें, यानी कि वो रिलेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। हमें पता है अगर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड उसका चेंज हो गया है, आइडियोलॉजी काफ़ी बदली है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल चेंज आएंगे यहाँ पे, है ना, पॉलिटिक्स में चेंज आएगी जाहिर, और उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी बदलेगी। मतलब बहुत सारी चेंज है, एक चीज़ में अगर बदलाव होगा किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर में, तो हो सकता है उसके वजह से दूसरे में भी बदलाव हो। तो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करते हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी बदलता रहता है। आपको पता ही है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फोर्सेस शामिल है, बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट, और उन सभी फैक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो ही सकती हैं। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसा रहेगा। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, यानी निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है कुछ भी, कि हम तय नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कैसा होगा एनवायरनमेंट। ये चेंज होता रहता है, तो प्रिडिक्ट कर पाना फ्यूचर में कैसा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए अनसर्टेन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि इतने सारे चीज़ों से मिल करके क्योंकि बना हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो किसी सबके लिए एक प्लान या फिर एक साथ सबकी स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सेपरेट अगर हम स्टडी करें अलग अलग फैक्टर्स की बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर एक साथ हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इंटर रिलेटेडनेस भी है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, काफ़ी जटिल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस तरह से रिलेटिविटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं बिजनेस पे, वो डिपेंड करते हैं। एक बिजनेस पे अलग इफेक्ट हो सकता है सेमी एनवायरनमेंट का, दूसरे बिजनेस पे अलग हो सकता है। इस तरह से एक कंट्री के अंदर में अलग इफेक्ट हो सकता है, दूसरी कंट्री के अंदर अलग हो सकता है, एक रीजन पे अलग, मतलब डिपेंड करता है जगह जगह पे, फर्म टू फर्म डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से अगर बात करें हम बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हम इसमें समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हम क्यों करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से फ़ायदा ये होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ का पता कर पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम समझ पाएंगे ना आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस तरह से हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाता है, जिससे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज को भी पा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह से एनवायरनमेंट की स्टडी करने से आने वाले वार्निंग या फिर थ्रेट्स का भी पता चल जाता है, हमें सिग्नल मिल जाते हैं कि हाँ भाई आने वाले समय में ये चेंज हो सकता है। उसी तरह से जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान या पॉलिसी बना करके उस चीज़ से बच सकते हैं। तो इसमें भी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। इसी तरह से इसकी स्टडी से
यूज़फुल रिसोर्सेज भी टैप करने में फ़ायदा होता है, यानी कि हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर से ही हमें मटेरियल और आसपास से ही ह्यूमन रिसोर्सेज ये सारी चीज़ें मिलेंगी और जो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो एनवायरनमेंट की स्टडी करने से, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से यूज़फुल रिसोर्स जो भी बिज़नेस को चाहिए वो पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमने समझा है कि हमारे बिज़नेस जहाँ पे है वहाँ पे क्या किस तरह का बिज़नेस एनवायरनमेंट है, क्या क्या चीज़ वहाँ से पाई जा सकती है। इस तरह से बहुत ज़्यादा बदलाव हमें पता है, डायनेमिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसमें बदलाव तो होते रहते हैं। तो उन बदलाव से बचने के लिए कॉप करने से ज़रूरी होता है उन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना। इस तरह से क्या फ़ायदा है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से, तो प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। और जब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करती है कोई बिजनेस, तो उससे उस बिजनेस का परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव होता है। इसीलिए हम एक्चुअल में इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि हम अपॉर्चुनिटी समझ सकें, थ्रेट्स समझ सकें और प्लानिंग पॉलिसी वगैरह कोई भी बिजनेस बना सकें। चलिए हम समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि एक्चुअल में बिजनेस के इंटरनली एग्जिस्ट करती है और बिजनेस को इफेक्ट भी करती है। यानी बिजनेस का वैल्यू सिस्टम, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, कल्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट हो गया वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगी, या नहीं होगा तो बेकार करेगी। ऑब्जेक्टिव्स, मिशन किस तरह के हैं वो भी इफेक्ट करती हैं। यानी बिजनेस के इंटरनल भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स पे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है बिजनेस, इसीलिए इनको हम पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए हमने डेफिनेशन में देखा था वो फैक्टर्स ही सिर्फ शामिल करते हैं एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल हो और जिन पे कंट्रोल ना कर पाए बिजनेस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, इसको टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसमें वो फैक्टर्स आते हैं जिनका बिजनेस के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है, जैसे कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, मार्केट सप्लायर हो गया, सप्लायर हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गए। तो एक्चुअल में इनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है किसी बिज़नेस के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन जो है बेटर करेंगे बिज़नेस को, और भी यही सारी चीज़ें इफेक्ट तो ज़रूर करती हैं, लेकिन इन पे क्लोज रिलेशन होने की वजह से बिज़नेस का काफ़ी हद तक बिज़नेस इन पे भी कंट्रोल पा सकता है कुछ पॉलिसी में चेंज करके। इसलिए इनको भी हम पूरी तरह से बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर शामिल नहीं करते। यानी कि जब भी हमारा मतलब बिज़नेस एनवायरनमेंट से होता है, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम सिर्फ उन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस को शामिल करते हैं जिन पर बिज़नेस कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में जब भी बिज़नेस एनवायरनमेंट की हम बात करें तो हमारा मतलब सीधा मैक्रो एनवायरनमेंट से होता है, क्योंकि इसको ही पूरी तरह से बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम शामिल करते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे इकोनॉमिक क्या चेंजेस आ रही हैं, पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में हम आगे पढ़ेंगे, इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो अगर हम बात करें बिज़नेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की, तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने बताई चीज़ें, इंटरनल बिजनेस, इन सब की डेफिनेशन, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, इन सब की डेफिनेशन यहाँ है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको पोस्ट करके वीडियो को, और उसके बाद ये लिख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। डायमेंशन, जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उनके कितने डायमेंशन होते हैं या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशन होते हैं। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चौथा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पांचवा लीगल एनवायरनमेंट। तो इन्हीं पांचों डायमेंशन से एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है, जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है, जो पूरी तरह से शामिल किया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। शुरू करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में हम जो मेजर एलिमेंट शामिल करते हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री का, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कंट्री में, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। इन मेजर एलिमेंट से ही बनता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर बात करें इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है, तो इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग हो सकती है कंट्री में। जैसे कोई कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है किसी कंट्री में, किसी में कैपिटलिस्ट होती है, किसी में मिक्स इकोनॉमी होती है। तो ये कहलाता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक पॉलिसी अलग अलग हो सकती है कंट्री की, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी होती है अलग हर कंट्री में, टैक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हो सकती है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो एक्चुअल में ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहलाती हैं, और ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। आपको पता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फॉरेन बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा टैक्स पॉलिसी कंट्री के हर एक बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है बिजनेस को। इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन भी इफेक्ट करता है। जैसे नेशनल इनकम क्या है लोगों की, ज़्यादा इनकम होगी डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग, कम इनकम होगी कम डिमांड करेंगे। जनरल प्राइस लेवल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एक्चुअल में ये सभी फैक्टर्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी एंड कंडीशन। तो एक्चुअल में
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन 3 एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, और ये सारे ही फैक्टर्स क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को। कैसे? जैसे इंक्रीज होगा लोगों की इनकम, क्योंकि ये इकोनॉमिक कंडीशन का ही पार्ट है, जैसे हमने देखा नेशनल इनकम। तो जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज हो करेंगे वो, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट अगर होगा इकोनॉमी के अंदर में, बैंक वगैरह लो इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देंगे, तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा लोन लेंगे, डिमांड वगैरह इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह की। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी भी एक भी फैक्टर में कुछ भी चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ता है या इनडायरेक्टली पड़ सकता है, दोनों तरह से पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस तरह से इम्पैक्ट करता है किसी भी बिजनेस को। इसी तरह से जो दूसरा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट में जो मेजर मेजर एलिमेंट्स शामिल होते हैं वो है सोसाइटी का क्या ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ क्या हैं, सोशल ट्रेंड्स क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ट्रेडिशंस का मतलब होता है वो कस्टम्स सोसाइटी के अंदर जो कि काफ़ी लंबे समय से हैं, उनको ट्रेडिशन कहते हैं सोसाइटी की। इस तरह से ह्यूमन बिहेव किस तरह से होनी चाहिए एक सोसाइटी के अंदर में, उससे रिलेटेड जो सोसाइटी के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम वैल्यू कहते हैं उस सोसाइटी की। इसी तरह से जनरल डेवलपमेंट एंड चेंजेस जो होती हैं सोसाइटी के अंदर में, उसको ट्रेंड कहते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो वो ट्रेंड होगा सोसाइटी का। तो एक्चुअल में इन सभी में कुछ भी चेंज होंगे, ट्रेंड में चेंज हो, वैल्यूज़ में, या फिर ट्रेडिशन वगैरह में, इन सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस पे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें लोगों का, अगर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को लेकर के हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग और हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो मिनरल वाटर और डाइट कोक होगी, इनकी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके सामान ज़्यादा बिकेंगे, तो इसको इफेक्ट करेगा। इस तरह से इसका एक नुकसान होगा उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि तंबाकू बनाती है, फैटी फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देख सकते हैं आप कि लोगों ने जैसी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान लेगा, सोसाइटी में हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान ले लिया लोगों ने शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, कुछ बिजनेस को फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो दोनों तरह से इफेक्ट हो सकता है किसी भी चेंज का। इसी तरह से सोशल वैल्यू में, अगर किसी कम्युनिटी में हार्ड वर्क है, यानी कि सोसाइटी के अंदर में हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो जाहिर सी बात है उस सोसाइटी के अंदर में जो बिज़नेस होगा उनको प्रोडक्टिव वर्कर्स मिलेंगे, क्योंकि वो मेहनती होंगे। तो हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी होता है तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। तो ये सेकंड डायमेंशन था बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर हम बात करें थर्ड डायमेंशन की, तो वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम दो बड़ी चीज़ों को शामिल करते हैं। जो एक तो है कि टेक्नोलॉजी की क्या नई प्रोडक्शन टेक्निक्स वगैरह है, तो नई नई डिस्कवरी होती है टेक्नोलॉजी में। इस तरह से टेक्निक्स जो है बिजनेस चलाने का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी होती है। तो इन दोनों को ही हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मेजर एलिमेंट मानते हैं। अब याद रखिएगा, इन टेक्नोलॉजी में चेंज होना या बिज़नेस की टेक्निक्स में चेंज होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी बिज़नेस पे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, आपको पता ही है, नई टेक्नोलॉजी आई, ट्रेडिशनल वॉच जो है, जो पहले घड़ी होती थी, उसको अब लोग क्या कर रहे हैं, अब डिजिटल वॉच ज़्यादा खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है, नई टेक्नोलॉजी आने का, डिजिटल वॉच आने की वजह से ट्रेडिशनल वॉच का बिजनेस लगभग ख़त्म सा हो गया। इसी तरह से आर्टिफिशियल फैब्रिक्स आए जो कि सस्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा, सिल्क एंड कॉटन से, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, नए टेक्निक्स वगैरह आने की वजह से सिल्क एंड कॉटन इंडस्ट्री को इसका बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इन दोनों ही इंडस्ट्री पे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स कम बिकने लगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं, जो टेलीविज़न आया, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई और टेलीविज़न आया, तो उससे पेपर इंडस्ट्री लगभग बर्बाद हो गई। तो हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में जब भी चेंज होते हैं तो उससे कोई भी इंडस्ट्री बेटर हो सकती है, किसी इंडस्ट्री की बहुत ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी बिज़नेस को, और ये सारी टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहे हैं, टेक्निक्स में क्या चेंज हो रही है, इन सभी को हम शामिल करते हैं इस थर्ड डायमेंशन में, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्थ डायमेंशन की, जिसका नाम है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर में हम शामिल करते हैं कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट की क्या एटीट्यूड है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है बिजनेस के प्रति क्या उनके एटीट्यूड है। इसके अलावा किसी कंट्री के अंदर में जो गवर्नमेंट है, जो रूल कर रही है, वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या कि गठबंधन कॉलिशन की सरकार है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस के अंदर में, और इन्हीं सब चीज़ों को हम किस में शामिल करते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो देखिए कुछ एग्जांपल हमारे सामने है। जैसे कि अगर हम जानते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी कंट्री के अंदर में होंगी, तो उस कंट्री के अंदर में जितने भी बिजनेस कम्युनिटी होंगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगी। उन्हें पता है कि यार स्टेबिलिटी है, एक जैसी गवर्नमेंट है, इसमें कोई पॉलिसी ज़्यादा चेंज होती नहीं, तो जाहिर सी बात है वो आराम से इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे। बल्कि अगर इस इनस्टेबिलिटी होगी कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल, यानी कि कभी एक सरकार आ रही है फिर गिर जा रही है, फिर दूसरी सरकार आ रही है, इस तरह की इनस्टेबिलिटी रहेगी या बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहेगी, तो जाहिर सी बात है बिजनेस एक्टिविटी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस कम्युनिटी सही से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बिजनेसेस वगैरह को। तो हम देख सकते हैं पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी का, लॉ एंड ऑर्डर जो है, पॉलिटिक्स वगैरह का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी बिजनेस पे। इसी तरह से किस तरह से और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो देखो एक और एग्जांपल है, जो है बेंगलोर एंड हैदराबाद की गवर्नमेंट है, उनने काफ़ी सपोर्टिव जो है क्लाइमेट दिखाया है आईटी सेक्टर को। इसीलिए आईटी सेक्टर जो है काफ़ी, ये दोनों ही जगह पॉपुलर लोकेशन बन चुकी है आईटी सेक्टर के लिए, यानी बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है वो इन दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा लगी जा रही है, नई से नई इंडस्ट्री आ रही है। तो क्यों आ रहा हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो एटीट्यूड है बिज़नेस के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो हम देख सकते हैं गवर्नमेंट का क्या क्या, पॉलिटिक्स वगैरह का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी बिजनेस पे। इसी तरह से 1977 में क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी ने काफ़ी अग्रेसिव एटीट्यूड शो किया था मल्टीनेशनल कंपनीज़ के टुवर्ड्स, जिसके वजह से उनसे मतलब नफरत सी थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, मजबूरी में मल्टीनेशनल कंपनी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे कोका कोला हो गया, IBM, इन तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था वापस, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ के पॉलिटिक्स जो थी वो काफ़ी अग्रेसिव एटीट्यूड शो करी। तो हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी बिजनेस पे, और इसीलिए हमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है, ताकि इन इफेक्ट को समझते हुए बिजनेस अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाएं। इस तरह से अगर हम बात करें फिफ्थ एंड लास्ट डायमेंशन की, जो हम पढ़ने वाले हैं इस 12th में, तो वो है लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, इसके जो मेजर एलिमेंट है, जैसे कि देश का कानून, लेजिस्लेशन जो भी गवर्नमेंट वगैरह पास करती है विधानसभा में, या सॉरी राज्यसभा लोकसभा में, तो इसके अलावा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स वगैरह हैं, कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, डिसीजंस जो हैं, कमीशन है, एजेंसी बहुत सारी जो कंट्री के अंदर काम कर रही है, उनके क्या क्या डिसीजन है किसी चीज़ को लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के या अदर चीज़ों को लेकर के। तो एक्चुअल में ये सारे जो नियम कानून होते हैं ना किसी देश के अंदर में, लीगल चीज़ें, वो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी कंट्री के बिजनेस को, और अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर सकती है किसी के। अगर हम बात करें क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इन लीगल एनवायरनमेंट का, तो देखिए अगर बात करें हम, देखिए गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे कानून वगैरह पास कर रखे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर बिजनेसेस उन कानून को नहीं समझता, उनकी जानकारी नहीं रखता है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, वर्क के डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के वजह से उस बिज़नेस को बंद करना पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है ना कानून का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसी तरह से देश के अंदर में बहुत सारे कानून कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होते हैं, इसीलिए इनका ध्यान रखते हुए किसी भी बिज़नेस को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि कानून के हिसाब से गलत हो कंज्यूमर्स के प्रति। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है लीगल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट काफ़ी डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस क्लोज ही हो सकता है। इसलिए लीगल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किसी भी बिजनेस के अंदर, क्योंकि कानून क्या है देश का, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी भी बिजनेस के ऊपर। चलिए अब हम समझते हैं, हम पांचों डायमेंशन को तो हम समझ चुके हैं कि क्या क्या हैं डायमेंशंस, उनमें क्या शामिल होता है और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उनके। अब हम समझते हैं 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उनके बारे में। क्या होता, 1991 से पहले हमारे देश का जो फिजिकल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट का जो खुद का खजाना कह सकते हैं, या डेफिसिट, घाटा बढ़ता गया था, बजटरी डेफिसिट। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं थे हमारे देश के पास कि हम दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि फॉरेन करेंसी में वहाँ ट्रेड होता है और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बहुत ही कम हो चुके थे। इस तरह से हमारे देश की GDP ग्रोथ भी बहुत कम हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश के अंदर में 1991 में, यानी 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी को हम शॉर्ट में कहते हैं NEP 1991। तो एक्चुअल में ये सुधार थे, इकोनॉमिक सुधार जो 1991 में लाए गए थे। अब इन सुधारों का, रिफॉर्म्स का जो मेन फोकस था वो तीन चीज़ों पे था, कि देश में लिबरलाइजेशन हो जाए, प्राइवेटाइज हो जाए हमारे देश, इसके अलावा ग्लोबलाइज हो जाए। लिबरलाइज करने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या था, हमारे देश में 1991 से पहले बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थी ट्रेड पे, जिसकी वजह से फ्रीली काम नहीं कर पाते थे कोई भी फर्म, छोटा हो या बड़ा हो। उन रेस्ट्रिक्शन को हटाने को ही हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में लिबरलाइजेशन पे फोकस था, यानी कि गवर्नमेंट का अब ये कहना था कि हम बहुत सारी अननेसेसरी जो अनावश्यक रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाएंगे, तो इस पे फोकस था। इसके अलावा गवर्नमेंट, इसके लिए बहुत सारी रिफॉर्म पॉलिसीज़ वगैरह भी की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन पे भी गवर्नमेंट का फोकस था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को की ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने लग जाता है ना, तो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे, यानी गवर्नमेंट के खुद के एंटरप्राइज जो कंपनीज वगैरह, जो कि सही से काम नहीं कर रहे थे, मैनेजमेंट सही नहीं था, इनएफिशिएंट था, इसके अलावा लॉस में भी जा रहे थे, जिसके वजह से ये काम करना ज़रूरी था। गवर्नमेंट का फोकस इस पर भी हुआ कि हम क्यों ना प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में मैनेजमेंट सौंपें या फिर ऑनरशिप वगैरह देने लग जाए, अपने बेचने लग जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर को, या कह सकें मैनेजमेंट का हिस्सा बनाए। तो इसके अलावा जो तीसरा फोकस था वो था ग्लोबलाइजेशन पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना।
यानी कि दूसरे देशों के साथ व्यापार वगैरह ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन करने का मेन मकसद था हमारे देश की जीडीपी बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, ये सारा काम था। और ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने रुपए की करेंसी जो थे हमारे रुपए, उसकी वैल्यू को डी वैल्यू कर दिया, यानी कम कर दिया, ताकि सस्ता हो जाए हमारे देश का सामान और एक्सपोर्ट बढ़ जाए हमारे। इसी तरह से इक्विटी पार्टिसिपेशन पहले बहुत कम होता था दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ का, यानी दूसरे देश वाले इन्वेस्ट करते थे तो लिमिट थी उनके लिए, उन चीज़ों को भी हटा दिया, मतलब काफ़ी जगह से हटा दिया गया लिमिट, और कई जगह पे इक्विटी पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया गया कि अब वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से लॉन्ग ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह लाई गई। कन्वर्टिबिलिटी जो थी रुपए की दूसरे एक्सचेंज में, दूसरे करेंसीज में, उसको काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई गई। तो इन सबको करके एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने देश को पूरे दुनिया के साथ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। तो एक्चुअल में रिफॉर्म जो है वो तीन मेन फोकस थे, और रिफॉर्म्स अब तक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस धीरे धीरे उन रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिबरलाइज करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती रहती है। तो अब तक ये रिफॉर्म चल ही रहे हैं, कह सकते हैं आप। अच्छा, मेन क्या ऑब्जेक्टिव था 1991 का, कुछ तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, बाकी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारी जीडीपी ग्रोथ को हाई करना, एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी उसको भी बढ़ाने के लिए एनईपी 1991 लाया था। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी, उसको मॉडर्न करने के लिए, टेक्नोलॉजी नई नई लाने के लिए भी 1991 में इकोनॉमिक चेंजेस किए गए थे पॉलिसीज़ में। इस तरह से फिजिकल डेफिसिट में रोक लगाने के लिए, यानी हमारे जो घाटा हो रहा था गवर्नमेंट को, उसको रोक लगाने के लिए भी 1991 में पॉलिसी लाई गई थी है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो घट रहे थे, उसको बढ़ाने के लिए भी ये पॉलिसी लाई गई थी। इसके अलावा इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ावा देना चाहते थे गवर्नमेंट, क्योंकि हमें पता है ना पहले रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगती थी हर एक काम पे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उन रेस्ट्रिक्शन को हटा करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, तो ये भी ज़रूरी था। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी करना चाहते थे हम, इसी वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए और ग्लोबलाइज वगैरह किया गया कंट्री को। तो हम ये कह सकते हैं कि 1991 के आने की वजह से ये ऑब्जेक्टिव से करने के, और यही काम मेन तीन फोकस थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब एक्चुअल में इन चीज़ों का जो हम पॉलिसी लाए 1991 में, और जितने सारे रिफॉर्म्स हुए और इतनी पॉलिसीज़ आई, उसके क्या फ़र्क पड़ा हमारे देश की इकॉनमी पे, वो हम समझ लेते हैं। अगर बात करें पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो देखिए इन पॉलिसी को लाने की वजह से कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि जैसे एन ई पी 1991 में आया, रिफॉर्म्स आए, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश के अंदर आ गई, जिसकी वजह से फॉरेन एंटरप्राइज और इंडियन एंटरप्राइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फर्म्स आ गए, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया मार्केट के अंदर में। इसी तरह से ये एक तो इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस पे हमारे देश के। इसी तरह से काफ़ी डिमांडिंग हो गए कस्टमर, यानी अब कस्टमर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, और प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत सारे फर्म्स है तो वो जाहिर सी बात है डिमांडिंग हो जाएंगे कंज्यूमर्स। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर आ गई इन पॉलिसी की वजह से, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस का कि नई नई टेक्नोलॉजी और आ गई इन पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस पे या हमारी इकॉनमी पे, तो देखिए इस पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ, अब हर एक बिजनेस को मॉडिफाई करना होता है अपने ऑपरेशन, क्योंकि अब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है उन पॉलिसीज़ को लाने के बाद, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने ऑपरेशन में कुछ ना कुछ चेंज हमेशा ही करने की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस को, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस पे। इसके अलावा क्या है कि अब हर कोई चाहता है कि बेटर से बेटर जो है लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, ताकि और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क हो सके, इफेक्टिव वर्क हो सके। तो अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिजनेस वगैरह ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे, तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस पे इन पॉलिसीज़ का। इसके अलावा अब जो है फर्म्स जो है वो मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी हैं, यानी कि पहले क्या होता था, पहले सामान बना करके बस ये सोचा जाता था कि अगर हम प्रोडक्शन बना रहे हैं सामान तो वो तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फर्म क्या करती हैं, पहले रिसर्च करती हैं मार्केट को, और फिर समझती हैं कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से फिर प्रोड्यूस करती हैं। तो एक्चुअल में ये भी प्रभाव पड़े हैं इन पॉलिसीज़ के बिजनेसेस पे। इसके अलावा क्या होता, पहले पब्लिक सपोर्ट, बहुत पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जो है बजटरी सपोर्ट मिलता था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ को, जो गवर्नमेंट की खुद के एंटरप्राइज थे। अब उन बजटरी सपोर्ट को कुछ समय से लगातार घटाया जा रहा है, तो लगातार सालों में क्या हो रहा है कि इन बजटरी सपोर्ट को घटा रही है गवर्नमेंट, ताकि वो भी अब कंपटीशन करे, और खुद से अगर बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है खुद ब खुद ही उनको बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उन ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नमेंट की है, जैसे एसबीआई बैंक है और अदर, है ना। तो एक्चुअल में कुछ सालों से देखा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से जो बजटरी सपोर्ट है वो गवर्नमेंट हटाती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, कम कर रही है, और ज़रूरी भी है ताकि कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि अगर इनको सपोर्ट मिलता रहेगा तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ कभी ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो ये कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं पूरे इकोनॉमी के अंदर में 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, कमेंट करें अगर आपको कुछ भी जानना हो। थैंक यू सो मच।